नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ेंगे आज हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह। तो जो ये विराम चिन्ह होते हैं, ये क्या होता है। देखिए, विराम चिन्हों का उपयोग हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है। जब हम छोटे होते तभी हमें सिखा दिया जाता है कि किस तरह से हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। और देखिए, विराम चिन्हों का प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार जो चीज का सही अर्थ निकलना चाहिए वो सही अर्थ नहीं निकल पाता है इन विराम चिन्हों के कारण ही। तो विराम चिन्हों को समझना और उनका सही तरीके से प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे क्या है विराम चिन्ह, क्या है विराम चिन्ह। देखिए, सबसे पहले जैसे हमने कहा विराम चिन्ह, तो विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना। वाक्य को अगर हम थोड़ा सा लिखते हैं या बोलते हैं, किसी भी वाक्य को जब हम थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं बीच बीच में रुकना पड़ता है, कहीं ना कहीं बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है। जैसे कि हमने कहा कि अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे लिख रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा सा गैप दिया जाता है, लिखते वक्त चाहे बोलते वक्त। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो वाक्य को जब भी हम लिखते हैं अथवा बोलते हैं तो बीच में हमें कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो भाषा है, यानी कि जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाती है, अर्थवान हो जाती है और साथ ही भावपूर्ण हो जाती है। भावपूर्ण हो जाती है यानी कि उसके जो भाव हैं वो स्पष्ट रूप से आने लगते हैं, भाषा में भाव जो है स्पष्ट रूप से आने लगते हैं। तो लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए, देखिए मौखिक भाषा में हम किसी भी देखिए मौखिक भाषा में हम अपने बोलने का तरीका, जो हमारे बोलने का तरीका है उसी से हमें ये पता चल जाता है। लेकिन लिखित भाषा में हम इन्हें कैसे दिखाएंगे, लिखित भाषा में हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर विराम चिन्ह प्रयोग करने हैं, यहाँ पर विराम चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। तो उसको यहाँ पर लिखित भाषा में विराम चिन्हों के इस जो ठहराव है उसको दिखाने के लिए, विराम के इस ठहराव को दिखाने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं जैसे, और इन्हीं को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो जब हम बोल कर, बोलने में तो हम कोई भी बात को कैसे कहते हैं, अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम उसको उस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो लिखने में हम उसको कैसे दिखाएंगे, उस विराम को या उस ठहराव को हम लिखने में कैसे दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे कुछ विशेष चिन्हों से, और उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यहां से नोट डाउन कर सकते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा को। ठीक है, विराम चिन्ह की परिभाषा को आप यहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं कि क्या है विराम चिन्ह। तो भावों और विचारों को, किसी भी बात का जो भाव है, किसी भी विचार को स्पष्ट करने के लिए आप जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वाक्य में या वाक्य के बीच बीच में, उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं, उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर हो गया, नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ के साथ आप ये इस तरह से हेडिंग डाल के विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह की परिभाषा डालेंगे और लिखेंगे भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वाक्य के बीच में या अंत में। ठीक है, वाक्य के बीच में या अंत में उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। कई बार बीच में किया जाता है जहां पर वाक्य का भाव स्पष्ट करना हो, कहीं पर
अंत में किया जाता है जहां पर वाक्य को स्टॉप लगाना हो, फुल स्टॉप लगाना हो। ठीक है, इस तरह से सबसे पहला हमारा जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम का चिन्ह। सबसे पहला चिन्ह हमारा कौन सा है? पूर्ण विराम का चिन्ह। आपने देखा होगा बचपन में जब भी हमें लिखना सिखाते हैं तो उसके बाद हमें सिखाते हैं इस पूर्ण विराम के चिन्ह को। हमें कहा जाता है कि आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाइए। तो देखिए, पूर्ण विराम, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर आप प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अंत में किया जाता है। यानी कि दो तरह के जो वाक्य होते हैं, ठीक है, इन दो तरह के वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम। पूर्ण यानी कि इससे आपको क्लियर हो रहा है कि वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपका वाक्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए उसको कहा है पूर्ण विराम। ठीक है, और ये क्या क्या चीजें छोड़नी है इसमें? एक प्रश्नवाचक और दूसरा विस्मय सूचक, इन दो वाक्यों को छोड़कर। क्योंकि प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है अंत में, विस्मय सूचक में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है अंत में। ठीक है, बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, राम स्कूल से आ रहा है। राम स्कूल से आ रहा है। देख सकते हैं इस तरह से जब वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया तो हमने क्या किया? हमने पूर्ण विराम लगाया। वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया। मुग्ध हो गया, वाक्य कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। वह छत से गिर गया। वह छत से गिर गया, वाक्य कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से विराम चिन्हों में सबसे पहला जो हमारा चिन्ह है वो है पूर्ण विराम का, जिसको इस तरह से बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में लगाया जाता है। एक सीधी रेखा के रूप में हम इसको लगाते हैं और इसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जब भी कोई वाक्य कंप्लीट होता है उसके अंत में हम इस तरह से पूर्ण विराम लगाते हैं। तो एग्जाम्पल भी आपने देख लिए, फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिए। पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं, राम स्कूल से आ रहा है, वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया। क्लियर? पूर्ण विराम। और मैं आशा करती हूं कि आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे, साथ के साथ आप इसे लिख भी रहे होंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा ये टॉपिक, विराम चिन्ह। उसके बाद हमारा अगला आता है अर्ध विराम। अगला हमारा टॉपिक है अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा पूर्ण विराम और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अर्ध विराम। देखिए, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा, पूर्ण विराम यानी कि वाक्य कंप्लीट, कोई भी वाक्य लिखा गया है वो पूर्ण हो चुका है, वहां पर वो वाक्य समाप्त हो चुका है, तो उसे कहा पूर्ण विराम, यानी कि वो वाक्य हमारा खत्म हो गया वहां पर, तो हमने उसको पूर्ण विराम कहा। तो जहां वाक्य पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो, जहां पर पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो और अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर रुकना हो, उसको कहते हैं अर्ध विराम। अल्प विराम केवल इस चिन्ह को कहा जाता है। अल्प विराम केवल इस चिन्ह को कहा जाता है, अर्ध विराम इस पूरे चिन्ह को कहा जाता है। ठीक है, तो जहां पर अल्प विराम, जहां पर पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर तक रुकना हो, तब उसको अर्ध विराम कहते हैं। वहां पर
अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से और भी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर हुआ है, और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के विशेष रूप से पैदा होते हैं, यानी कि और भी बहुत सारे फल पैदा होते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने अर्ध विराम यहाँ पर लगाया। इसके बाद आप देखेंगे कि किंतु श्रीनगर में, पूरा एक और वाक्य हमारा इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, ये आपका आधा वाक्य हो गया, इसलिए इसको अर्ध विराम यहाँ पर लगाया। उसके बाद किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के फल पैदा होते हैं, तो ये आपका वाक्य पूर्ण हुआ, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया। ठीक है, यहाँ पर अर्ध विराम क्योंकि आधा वाक्य है, और जब वाक्य कंप्लीट हुआ तो वहां पर हमने लगाया पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम का चिन्ह आपको दिखाया गया है। इस तरह से होता है पूर्ण विराम का ये चिन्ह, जिसको आप अपनी कॉपी में इन सभी चीजों को साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये टॉपिक। परिभाषा लिखेंगे, अर्ध विराम लिखेंगे। अर्ध विराम के आगे आप इस तरह से लिखेंगे कि जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो और अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर रुकना हो, तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है अल्प विराम। अल्प विराम, जैसे कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा पूर्ण विराम, उसके बाद पढ़ा अर्ध विराम, अब हम पढ़ रहे हैं अल्प विराम। देखिए, नाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पूर्ण विराम जहां पर वाक्य कंप्लीट हो जाता है, अर्ध विराम जो पूर्ण विराम से थोड़ा कम देर के लिए रुकना होता है, लेकिन अल्प विराम से थोड़ा देर के लिए रुकना होता है, तो उसको कहते हैं अर्ध विराम, आधे भाग पर रुकना। अल्प विराम यानी कि जहां पर 2 मिनट के, बिल्कुल सेकंड्स के लिए रुकना हो, कॉमा लगाया जाता है जहां पर, ठीक है, उसको कहते हैं अल्प विराम। तो अल्प विराम लिखिए। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं इसके लिए? जहां पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर, ठीक है, अर्ध विराम की तुलना में कम देर, तभी उसको अल्प कहा है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, अर्ध विराम की अपेक्षा कम देर और कम देर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, एक ही प्रकार के कई शब्द, जब एक ही प्रकार के कई शब्द लिखने होते हैं तब भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप फलों के बारे में लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं फल के बारे में, सेब, केला, अंगूर, अनार, पपीता, तो जब एक ही तरह के चीजों के बारे में जब आप लिखेंगे तो उनके बीच में भी आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। कॉमा, जिसको हम बोलते हैं कॉमा लगाना, ठीक है। तो अल्प विराम क्या होता है? अर्ध विराम से भी थोड़ा सा कम समय में प्रयोग किया जाता है, कम समय के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहला ही पॉइंट है, यहाँ पर आपको पॉइंट में लिखाया गया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जहां पर अर्ध विराम की तुलना में कम समय के लिए रुकना हो तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और एक ही प्रकार के
कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग होता है। जब अंतिम शब्द होता है, जैसे सेब, केला, अंगूर, अनार, पपीता, चीकू, नाशपाती और अमरूद, ठीक है, लास्ट जो शब्द होगा उससे ठीक पहले और शब्द का प्रयोग किया जाएगा और इन सभी को एक साथ लिखा जाएगा, पर बीच में अल्प विराम का यानी कि कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, तो इसको अल्प विराम कहा जाता है। तीसरा पॉइंट इसका है, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, जैसे रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा, देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। ठीक है, रघु अपनी प्रतिष्ठा, अपनी संपत्ति, अपनी अपनी भूमि और प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सब खो बैठा। ठीक है, जो एक जैसे शब्द होंगे उनके बीच में हम लगाएंगे कॉमा और लास्ट में हम क्या करेंगे, और शब्द का प्रयोग करेंगे, लास्ट में और शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, पत्र में जब भी आप पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, पत्र में जब आप अभिवादन लिखते हैं और जब आप समापन करते हैं, ठीक है, पत्र में जब आप अभिवादन लिखते हैं, जब आप समापन करते हैं, उस समय भी आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पूज्य पिताजी, या आप महोदय लिखते हैं, आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना स्कूल में अपने प्रिंसिपल को, तो उस पे आप महोदय लिखते हैं, उसमें भी कॉमा लगाया जाता है इस तरह से। ठीक है, और अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो अगर आप लिखेंगे पूज्य पिताजी, तो उसमें भी आप इस तरह से कॉमा लगाएंगे, इस तरह से आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि आप लिखते हैं भविदय, उसमें भी आप कॉमा लगाएंगे। अगर आप लिखते हैं मान्यवर, उसमें भी आप कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम जहां पर अर्ध विराम की तुलना में और कम समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जहां एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में और शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब पत्र आप लिखते हैं, उसके अभिवादन और समापन के समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। 3 तरह की स्थितियों में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको क्लियर हो चुके हैं, साथ ही साथ तो ये अल्प विराम भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो अभी तक 3 टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा पूर्ण विराम, उसके बाद हमने पढ़ा अर्ध विराम, उसके बाद हमने अभी पढ़ा अल्प विराम। 3 टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज ऐसा है कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको दोबारा रिवाइज करवा दीजिए। मैम मुझे पूर्ण विराम समझ में नहीं आया, आप दोबारा रिवाइज करवा दीजिए। मैम मुझे अर्ध विराम समझ में नहीं आया, आप दोबारा रिवाइज करवा दीजिए। मैम अल्प विराम समझ में नहीं आया, दोबारा रिवाइज करवा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही है और बस बैठे हैं, सुन रहे हैं, ना तो समझ में कुछ आ रहा है, ना ही नोट डाउन कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर एटलीस्ट आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर रहे होंगे, अपनी कॉपी में भी अगर आप लिख लेंगे इन सभी चीजों को, तो आपको अगर आप घर पर इनको एक बार पढ़ेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा आप लोगों के समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इन तीनों में अगर कोई दिक्कत हो तो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ये है हमारा अल्प विराम। ठीक है, ये अल्प विराम का चिन्ह है जो अभी अभी हमने यहाँ पर पूरा किया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, और भी इसके बहुत सारे आगे पॉइंट्स हैं। जैसे तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद 3 तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। उसमें अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे तारीख के साथ
महीने का नाम लिखने के बाद। जब आप तारीख के साथ महीने का नाम लिखते हैं तब भी आप लगाते हैं अल्प विराम, सन लिखते हैं तब भी आप अल्प विराम लगाते हैं, संवत लिखते हैं तब भी आप उसके पहले भी आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 अक्टूबर, आप देख सकते हैं अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। 2 अक्टूबर सन 1869। 2 अक्टूबर सन 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर के बाद हमने कहा तारीख के साथ महीने का नाम लिखने पर, जैसे तारीख के साथ 2 तारीख हो गई, महीना हो गया अक्टूबर, उसके बाद तथा सन और संवत के पहले, सन ये है और आपका इससे पहले, तो हमने यहाँ पर लगाया है देखिए 2 अक्टूबर, उसके बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है और उसमें हमने लिखा है सन 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है, एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर। जब एक ही शब्द या एक ही तरह के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति यानी कि एक से अधिक बार एक जैसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो उसको पुनरावृत्ति कहते हैं और उस समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए 5 एग्जाम्पल, अल्प विराम के 5 एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर चुके हैं। एक ही शब्द की या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भागो भागो आग लग गई, भागो भागो आग लग गई। वाक्य में भागो भागो शब्द 2 बार प्रयोग किया है तो उसके बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? नोट डाउन नहीं कर रहा है कोई भी बच्चा? अगर नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा भी इस टॉपिक पर अगर डिस्कशन किया जाएगा तो कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा। अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए हमने कहा विराम चिन्ह, विराम चिन्हों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो विराम चिन्ह यानी कि जहां जहां पर हम रुकते हैं, जहां जहां पर हम रुकते हैं उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। और पूर्ण विराम जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि वाक्य के अंत में लगाया जाता है प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में आप पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, प्रश्नवाचक के लिए आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? हिंदी भाषा में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हिंदी भाषा में क्या, जब आप इंग्लिश का भी प्रश्न लिख रहे हो तो उसमें भी आप इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप इसका प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो? स्पष्ट है, साफ है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। जहां पर हमें लगता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है वाक्य में, तो वहां उस वाक्य के अंत में हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? तो साफ पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे वाक्य में। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरह से हमने 4 तरह के विराम चिन्ह यहाँ पर पढ़े हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह पढ़े हैं वो हम आपको यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पूर्ण विराम। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था पूर्ण विराम। उसके बाद पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स से हमने इसे क्लियर किया था। और उसके बाद हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था अर्ध विराम। अर्ध विराम को हमने यहाँ पर पढ़ा था और अर्ध विराम को हमने कहा था कि ये पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना पड़ता है और अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा
अल्प विराम, और अल्प विराम के बाद हमने लास्ट में पढ़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो 4 तरह की चीजें हमने यहाँ पर आज पढ़ ली हैं, 4 तरह के विराम चिन्हों को आज हमने यहाँ पर पढ़ा है। और इसको घर पर जाकर, जिसने भी नोट डाउन किया है वो इसको घर पर जाकर रिवाइज करेगा। अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका है तो उसमें से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में पहले इन टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू किया जाएगा। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।